यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है बाल विकास का, ये आज सुबह में आपका कंप्लीट हो चुका है। और इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ और उसमें आपने देख ही लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इस वीडियो में आपको अति लघु उत्तरीय जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी कि आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग मिला लीजिए एक बार कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। एक सवाल 1 नंबर का रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। यहाँ पर परीक्षण होगा, ठीक है, परीक्षा की जगह परीक्षण है, ठीक है। तो सीएटी परीक्षण होता है वो किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है परीक्षण वो 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए इस परीक्षण को प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर अगला सवाल जो है वो देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका अगला सवाल था 17 नंबर का, ये था शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम, ठीक है। यहाँ पर पूछे गए थे आपसे जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कई सारे अलग अलग कारक होते हैं जिसमें वंशानुक्रम भी होता है, ठीक है, भोजन भी होता है। अगर भोजन सही से नहीं करते हैं तब भी जो है आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण जो हमारे चारों आसपास का वातावरण है वो भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार की स्थिति अगर सही नहीं होती तो उससे भी जो शारीरिक विकास है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल था 18 नंबर का, ये था आपका जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आगे टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी लगातार पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जीन पियाजे जी ने यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें पहली अवस्था होती है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। उसके बाद आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएँ यहाँ पर बताई हैं जीन पियाजे ने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 19 नंबर का, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये कथन है यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि ये एक परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन। ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, इस परिभाषा को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ये जो परिभाषा है संवेग से रिलेटेड ये आपकी वुडवर्थ जी ने दी है, ठीक है। वुडवर्थ इन्होंने दी है, इस परिभाषा को दिया है, ठीक। अगला सवाल था आपके सामने 20 नंबर का जो कि बुद्धिलब्धि का सूत्र लिखने के लिए था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो कि बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी टैट सीटेट की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और आपके डीएलएड में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको याद ही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ये बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है, इसे भी आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 21, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब अपनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण था ये 1905 ईस्वी में अपनाया गया था, सन 1905 में। इसके बाद जो अगला सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर है 22 नंबर का सवाल है। ये व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपीय विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। कोई भी 2 विधियाँ आप लिख सकते हैं और कितने सवाल आपके सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। यहाँ पर 2 विधियाँ यहाँ पर लिखती हैं, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण, ठीक है, बाल संप्रत्य परीक्षण, ये 2 विधियाँ होती हैं। बाकी इसके अलावा और भी विधियाँ, तो यहाँ पर 2 विधियों के नाम लिखती हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल था आपका 23 नंबर का था, इसमें आपसे पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम, ठीक है। ये भी बार बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी टैट सीटेट की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इस सवाल को पूछा जाता है। तो अगर आप अभी से इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखेंगे जो कि डीएलएड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आपको टीईटी का एग्ज़ाम भी देना है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम देना, तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, ठीक है, पहला था तत्परता का नियम, दूसरा आपका अभ्यास का नियम, तीसरा आपका प्रभाव का नियम, ये 3 नियम दिए थे यहाँ पर। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था आपके सामने 24 नंबर का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये था अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभिप्रेरणा की कोई भी एक जो परिभाषा है
वो लिख सकते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने जिस भी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग लिखी होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस जो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है वो सही होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर वुडवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखकर बता दिया है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अब आपने किस से मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग लिखी होगी, बस सही होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि जो अंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था 25 नंबर वाला, स्मृति के 4 अंग कौन से हैं। ठीक है, यानी कि जो स्मृति है उसके 4 कौन कौन से अंग हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। और इसमें पहला था सीखना, दूसरा था धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण रिकॉल, ठीक है, और चौथा था आपका पहचान। ये स्मृति के 4 मेन अंग होते हैं। ठीक, तो ये आपको लिखना थे। इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 26, मध्यमान मीन ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये भी यहाँ पर नॉर्मल प्रश्न थे, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपके 45 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो यहाँ पर मध्यमान निकालने का सूत्र आपसे पूछा गया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल था प्रश्न संख्या 27, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, नाम लिखिए। ठीक है, मेनली यहाँ पर 3 ही अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन डॉक्टर जोन्स ने यहाँ पर चौथी अवस्था को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। ठीक, इसके बाद जो अगला सवाल था आपके सामने वो यहाँ पर था 28 नंबर का। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया था पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया जो सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल को भी टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मनोवैज्ञानिक पावलोव थे उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किस जानवर पर किया था। ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही थी, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। ठीक है, अगला सवाल था आपका 29 नंबर का। ठीक है, ये 29 नंबर का प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उनका नाम पूछा गया था। किस मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो था आपका कोहलर। ठीक है, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद जो आज का अंतिम सवाल था 30 नंबर का, इसमें पूछा गया था आपसे अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखने के लिए आपसे पूछा गया था, तो आपने लिख दी होगी निश्चित रूप से। ठीक है, ये अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा है। व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व होता है वो मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन होता है व्यक्ति के अंदर, जो पर्यावरण के साथ साथ उसका सामंजस्य स्थापित करता है, निर्धारित करता है व्यक्तित्व का। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुके हैं और इससे पहली वाली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यूपीडीएलएड के एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड प्लेलिस्ट है वो आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगी। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें आपको जो इससे पहली वाली वीडियो है ऑब्जेक्टिव वाली वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप पेपर हैं, यानी कि जो पेपर आपके हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व किए हुए लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी अपना जो पेपर है वो मिला सकें। और आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 50 में से, वो भी आप एक बार जरूर बताइए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।